आज हम लाए हैं आपके लिए यूनिट थ्री टॉम का फोर्स एनालिसिस। इसमें दो पार्ट्स है, एक है हमारा स्टैटिक फोर्स एनालिसिस, दूसरा हमारा डायनामिक फोर्स एनालिसिस। और इसमें छोटे पार्ट में हम समझाएं हैं स्टैटिक फोर्स एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम इनर्शिया फोर्स को कंसीडर नहीं करते, और इस डायनामिक फोर्स एनालिसिस में हम इनर्शिया फोर्स को कंसीडर करते हैं। बस यही दो डिफरेंट है। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम बात करते हैं इनर्शिया फोर्स हमारा होता है क्या। इनर्शिया फोर्स, द इनर्शिया फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स दैट व्हेन इट एक्ट्स अपॉन अ रिजिड बॉडी ब्रिंग्स इट इन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब ये है कि हमारा जो इनर्शिया फोर्स है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो तब कंसीडर किया जाता है जब हम मोशन को एक्सीलरेटिंग फ्रेम से एनालिसिस करते हैं। और ये देखिए ये जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। ये निगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि हमारा जो है इनर्शिया फोर्स जो है निगेटिव लगता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, द निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ये जो निगेटिव साइन हमारा इक्वल। अब वहाँ दूसरा देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब बॉडी इज इन, जो आपको कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो थोड़ा भी डाउट रहेगा तो आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है। अब बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ इट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब ये है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है कि मतलब हमारा अगर कोई बॉडी है, अगर रेस्ट है तो वो रिमेन रेस्ट में ही रहेगा, और कोई बॉडी हमारा मोशन में तो वो मोशन में रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उसी को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके 3 कंडीशन है। ये आप लोग जब जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें अप्लाई भी किए होंगे। इसमें 2 कंडीशन लगते हैं, देखिए, या फिर समेशन ऑफ F इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ टार्क इज इक्वल 0। आप लोग जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये भी लगाए होंगे कि समेशन ऑफ F इन डायरेक्शन ऑफ X इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ F इन डायरेक्शन ऑफ Y इज इक्वल टू 0। ये क्यों होता है ये आप लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। शायद आप लोग मैकेनिक्स पढ़ चुके होंगे। तो इसमें हमारा 2 चीज़ है, मतलब हम ये देखते हैं इक्विलिब्रियम हमारा, मतलब जैसे कोई बॉडी में 2 मेंबर है या 2 फोर्स लग रहे हो या 3 फोर्स लग रहे होंगे किसी मेंबर, तो उसमें हम इक्विलिब्रियम कैसे लाएं। अब इसका हमारा यही 2 कंडीशन है। एक में हम बताए हैं कि अगर 2 मेंबर हमारा हो तो उसमें इक्विलिब्रियम में हमारा कैसे आएगा। तो अगर हमारा देखिए यहाँ पे 2 फोर्स लगा है, वो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। अगर देखिए इसमें कंडीशन दिया है द फोर्स आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अगर फोर्स F1 और M2 अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो वो इक्विलिब्रियम आएगा। ये 3 कंडीशन आप फॉलो करेंगे तभी वो इक्विलिब्रियम में माना जाएगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, नहीं तो नहीं। तो देखिए द फोर्स एक्ट अलॉन्ग द सेम लाइन। जो हमारा फोर्स है, दोनों फोर्स F1 एंड F2 सेम लाइन में होना चाहिए, और दोनों का मैग्नीट्यूड F1 और M2 मतलब मैग्नीट्यूड हमारा जो है सेम होना चाहिए, और इन दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए, तभी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल सी बात ये है। अब हमारा तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहे अगर हम 3 फोर्स लेते हैं एक मेंबर में तब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब कौन कौन से कंडीशन लगेगा तब वो इक्विलिब्रियम आएगा। तो पहला हमारा क्या है, जो हमने बताया कि इक्विलिब्रियम में कैसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या क्या लगता है। पहले है रिजल्टेंट ऑफ, मतलब समेशन ऑफ फोर्स जो हमारा आना चाहिए, जो समेशन ऑफ फोर्स आना चाहिए वो हमारा 0 आना चाहिए। 3 अगर 3 फोर्स लगा रहे हैं किसी मेंबर में, और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब जो तीनों की लाइन ऑफ एक्शन जो होना चाहिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। उसी पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्करेंसी पॉइंट, उसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ये जो है इसका 2 कंडीशन, जो हमारा समेशन ऑफ फोर्स जो है 0 होना चाहिए, और हमारा जो इन तीनों का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो हमारा 3 फोर्स एक मेंबर पे लगेगा तो वो इक्विलिब्रियम आएगा। अब देखिए हमारा एक और कंडीशन है, अगर हमारा 2 फोर्स और 1 टार्क लगते हैं तो कौन कौन से कंडीशन है कि हमारा बॉडी जो है इक्विलिब्रियम आती है। तो हमारा ये देखिए, मेंबर अंडर द एक्शन ऑफ 2 फोर्स एंड अप्लाइड टॉर्क विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ F1 मतलब टॉर्क जो F1H इज इक्वल टू F2H होगा,
तभी हमारा ये इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं नहीं आएगा। इसमें देखिए एक फोर्स इस साइड से लग रहा है और F2 हमारा इस साइड लग रहा है और ये हमारा टॉर्क इस साइड लग रहा है। अगर ये F1 इंटू एच और F2 इंटू एच इक्वल है तो हमारा ये इक्विलिब्रियम है, नहीं नहीं माना जाएगा। अब ये देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बनाए होंगे, मतलब उसमें सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप जो सेकेंड ईयर में पढ़ चुके होंगे। फ्री ऑफ बॉडी डायग्राम वही चीज़ है। फ्री ऑफ बॉडी इज अ स्क्रैच और डायग्राम ऑफ अ पार्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ फोर्स। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं हम, उसमें नेचर मतलब फोर्स का नेचर देखते हैं, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी मेजर भी कर लेते हैं किसके हेल्प से, फ्री ऑफ बॉडी डायग्राम से। ये एक स्क्रैच है और डायग्राम है, किस लिए है, डिटरमाइन करने के लिए नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा नहीं, तो एक्सप्लेन करने के लिए ये आप शो में पढ़े होंगे, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है। देखिए शॉर्ट में बताया हूँ डायनेमिक फोर्स एनालिसिस, इसके बाद अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा। डायनेमिक फोर्स एनालिसिस क्या होता है? डायनेमिक फोर्स आर एसोसिएटेड विथ एक्सीलरेटिंग मास। मतलब मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया है, अगर स्टैटिक फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम इनर्शिया को कंसीडर नहीं करते। अगर डायनेमिक फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें हम इनर्शिया को कंसीडर करते हैं। हैज़ ऑल मशीन हैव सम एक्सीलरेटिंग पार्ट, डायनेमिक फोर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। अभी ये डिटेल में समझाएंगे। ये हमारा मेन टॉपिक है डी अल्फर्ट प्रिंसिपल। ये हमारा एग्जाम में आता ही है हर बार, ये तो कभी 2 नंबर में या फिर कभी ज़्यादा हमारा 2 नंबर में ही आया है ये डी अल्फर्ट प्रिंसिपल। डी अल्फर्ट प्रिंसिपल स्टेट मतलब ये स्टेट करता है क्या कि मतलब जो हमारा इनर्शिया फोर्स है या फिर कपल या फिर एक्सटर्नल फोर्स या फिर टार्क, अगर एक बॉडी पे ये तीनों मतलब चारों चीज़ लग रही हैं तो वो मतलब एक साथ लग रहे हैं तो उसे हम वो जो हमारा देता क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम देता है। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ, देखिए स्टेट दैट इनर्शिया फोर्स एंड कपल एक्सटर्नल फोर्स एंड टार्क ऑन अ बॉडी टुगेदर गिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं जो है मतलब एस रतन टाटा बुक को फॉलो करता हूँ, तो उसमें यही डिफिनीशन दिया था। देखिए आप लोग को ये डिफिनीशन से नहीं समझ आता है तो मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि डी अल्फर्ट प्रिंसिपल मतलब होता है क्या है। बहुत इजीली डिफिनीशन बताऊंगा आपको, मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ रिलेट करके बताऊंगा। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे ये एक वो व्हील है, ये इसका हम ले लिए हैं मतलब मास, मतलब निकलेबल मास का ये रखा है। इसमें हम टांग दिए 2 चीज़ डोर से, M1 और M2। कोई मास है मतलब कोई चीज़ है उसका मास M1 है और इसका मास M2 है, ठीक। और इसमें क्या दिया है कंडीशन हमारा, M1 M2 इक्वल नहीं है और M1 जो है ज़्यादा है M2 से। अगर M1 ज़्यादा होगा तो ये इस साइड ही मतलब लचकेगा, मतलब इसका एक्सीलरेशन इस साइड लगेगा और इस वाला का एक्सीलरेशन ऊपर साइड लगेगा। इतना आप लोग को मतलब कॉमन है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब इसका हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर हम पहला स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम M1 का बनाते हैं, तो ये M1 हो गया, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं, ये एक ऊपर जाएगा, मतलब एक हमारे यहाँ ऊपर टेंशन लगेगा T। ये तो आप लोग जेईई मेंस में तैयारी कर रहे हो, इतना तो आप पता ही होगा, मतलब आता ही होगा। एक हमारा एक्ट करेगा किसकी वजह से, हमारा ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो हाँ यहाँ नीचे क्या एक्ट कर रहा है, mg, ये क्या कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। अब हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक सॉल्व करेंगे डी अल्फर्ट के वजह से और दूसरा सॉल्व करेंगे हम न्यूटन सेकेंड लॉ की वजह से, ठीक। तो पहला हम सॉल्व करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की वजह से। आप लोग ये पढ़े होंगे, जैसे ये mg है और इसी साइड हमारा एक्सीलरेशन भी लग रहा है, इसी साइड एक्सीलरेशन भी लग रहा है, मतलब इस साइड हमारा 2 फोर्स लग रहा है। तो हमारा ये mg हो ग्रेटर देन आएगा मतलब t से, तो ये हमारा हो जाएगा mg और ये इस साइड लग रहा है तो ये ग्रेटर देन प्लस, तो ये माइनस भी लग रहा है, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए mg माइनस टी, मतलब mg माइनस टी करेंगे बैलेंस करने के लिए। अब हमारा इसका ओवरऑल कितना होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन नीचे जा रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू m इंटू ए। ये देखिए ये कॉमन सा है, न्यूटन सेकेंड लॉ मैंने लगाया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो मैकेनिक्स जाके पढ़ लीजिएगा, उसका भी यही आएगा।
ये हम सेकेंड लगा के मतलब निकाले हैं m1 इंटू ए। ठीक, अब हम देखते हैं अगर हम डी अल्फर्ड लगाते हैं तो उसमें क्या आता है। तो इसमें भी वही हम चीज लेते हैं, यहाँ पे है हमारा m1, फिर ये ऊपर लग रहा है हमारा टेंशन T, और नीचे हमारा क्या लग रहा है mg। अब इसमें देखिए एक अलग सी बात आती है कि जो हमारा मैंने जो बताया है कि डी अल्फर्ड में हमारा अपोजिट लगता है एक्सीलरेशन, तो हमारा जो एक्सीलरेशन इसमें नीचे लग रहा था यही एक्सीलरेशन यहाँ ऊपर लगेगा। तो हमारा ये एक फोर्स आ जाएगा एफ आई इनर्शिया की वजह से। एफ आई क्या हो जाएगा m1 a, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें जिसमें भी अगर डी अल्फर्ड लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा m1, ये m1 होगा, इसमें भी m1 इंटू जी, ये हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए इज इक्वल टू हमारा ये दोनों फोर्स m1a प्लस टी। अगर आप मैच करेंगे ये दोनों सेम ही है, मैच करेंगे तो सेम है। देखिए यहाँ पे m1g माइनस टी m1a, फिर यहाँ पे m1g इज इक्वल टू m1a प्लस टी। अगर ये सिंपल से मैकेनिक्स से अगर आपको इतना समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मैकेनिक्स बहुत वीक हैं, आप लोग जाइए और देखिए। बस हमारा डी अल्फर्ड यही कहते हैं कि हमारा जो एक अलग से इनर्शिया फोर्स आएगा वो हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, और जो फोर्स लगेगा हमेशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिए इसमें क्या करें, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन वेलोसिटी। इनर्शिया फोर्स एफ आई जो है माइनस एम एफ जी होगा। एफ जी वही क्या मैंने एक्सीलरेशन है, क्योंकि वजह से ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और आई जी वहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये तो पता ही है आपको। तो एक कंडीशन और है इसमें, जैसे इसमें जो है इसमें डी अल्फर्ड इसमें क्या बोल दिए हैं, जो हमारा फोर्स होता है एक हमारा जो ओरिजिनल फोर्स होता है और एक हमारा साइकोमेट्रिक फोर्स होता है, जो मैंने एफ आई लिखा था। इसमें भी वही है ना, देखिए एफ आई है ये, इसमें क्या एक ओरिजिनल फोर्स हमारा एक्ट हो गया, ये हमारा ओरिजिनल फोर्स हो गया, मतलब एफ ये हमारा ओरिजिनल फोर्स है प्लस ये हमारा साइकोमेट्रिक है, इसको हम लिख सकते हैं एफ आई। तो इसका सम इक्वल टू जीरो बोलते थे, ये डी अल्फर्ड ने दिया था कि मतलब जो हमारा समेशन ऑफ फोर्स ओरिजिनल और प्लस जो इनर्शिया की वजह से लगता है, मतलब या फिर कभी कभी साइंटिफिकल बोल देते हैं हम, तो वो हमारा जो सम होगा उसका जीरो होगा, क्योंकि इस साइड लोगे तो वही माइनस हो जाएगा इक्वलिब्रियम कंडीशन। तो इसने दो चीज़ बताया था, अकॉर्डिंग टू द डी अल्फर्ड प्रिंसिपल द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एंड द टार्क हैज़ टू बी जीरो। देयरफॉर देखिए वेक्टर सम मतलब ये ओरिजिनल फोर्स और जो हमारी इनर्शिया की तरफ लग रहा है वो जीरो हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इक्वल टू माइनस एफ आई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, और ये भी डेल्टा मतलब सी आई इक्वल जीरो। अब जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल क्या लग रहा है, तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये देखिए हमारा क्या है, आइसोलेटेड है, मतलब मूव नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिए हैं, एक इसी पे एक रस्सी टांग दिए हैं, ठीक, तो इसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो ये रस्सी ऐसे होगी, मतलब इस डायरेक्शन में घूम रही है। हमारा रस्सी कैसे घूमेगा, इस ऐसे ही घूमेगा, और इसका क्या है रेडियस मैंने आर मान लिया, और जो बांध के लटका रहे हैं उसका मास हमारा एम है, और ये जो लेंथ है इसका एल मान लिया हमने, ये थीटा डिग्री से ये घूम रही है, ठीक, इतना मान लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ऊपर नीचे हमारा जो मतलब पेंडुलम तो है नहीं कि ऊपर नीचे जाएगा, तो हमारा ये ऊपर नीचे जो हमारा एक्सीलरेशन है ये हमारा जीरो हो जाएगा। और दूसरा बात, ये एक्सीलरेशन जो इस साइड रहेगा हमारा ये नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये घूम रहा है तो इसका कुछ डायरेक्शन में मतलब किसी स्पीड से मूव तो कर रहा होगा, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हो रहा है, तो मतलब एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। पर इस साइड कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी मतलब वेलोसिटी नहीं हो रहा है। अगर हम खड़े हैं बिना कोई फोर्स या लगाए हम चलेंगे ही नहीं, तो मतलब एक्सीलरेशन हमारा जीरो है। तो बेसिक चीज़ है, ये इतना हार्ड नहीं है। तो हम इसमें अब निकालते हैं, देखिए ये हमारा क्या, हमारा यहाँ क्या है एम है। अब एक ऐसे मूव करते, और हमारा कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे
ये हमारा थीटा डिग्री पे रस्सी हमारी टंगी हुई है, ठीक, ये हो गया थीटा डिग्री। तो हमारा टेंशन क्या लग रहा है, इस साइड लग रहा है क्योंकि इसी साइड टंगी हुई है, ठीक। अब इसके बाद दो कंपोनेंट होगा थीटा की वजह से, एक कंपोनेंट हमारा इस साइड होगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा टी साइन थीटा। बेसिक मैकेनिक्स से आप लोग मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आएगा नहीं, ये डायरेक्ट आपको सीधा डी अल्बर्ट प्रिंसिपल पूछेगा बस, ये हो जाएगा। और ये हमारे नीचे एक्ट क्या करेगा, एम जी एक्ट करेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे दो तरीके से, एक हम बैलेंस कर दें ये दोनों फोर्स को, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एक हमारा इस तरफ बैलेंस हो गया। अब इस तरफ बैलेंस करने के लिए क्या है, एक तो टी साइन थीटा हमें मिल गया, अब इस साइड क्या मिलेगा हमें, ये हमारा इस साइड नहीं मिलेगा, हमारा फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हम बात कर रहे थे। तो टी साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको बार बार बताया क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये इस साइड बैलेंस हो गया। अब इससे हम इन दोनों कंडीशन को, जैसे हमारा टी निकल जाएगा क्योंकि हमारा थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, ग्रेविटी दिया रहेगा, तो दो इक्वेशन है, एक अननोन है, हम निकाल लेंगे आराम से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डी अल्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में।